नमस्कार दोस्तों, एसएससी जीडी आंसर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 17 जनवरी 2023। आज हमने एसएससी जीडी के पहली शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 21। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता बहुत पूछा जाता है। यह आर्टिकल प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब क्या है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को उसके अगर प्राणों से या उसके शरीर से वंचित करना है, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड देना है तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ऐसा किया जा सकता है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है और न्यायालय उस आरोप को सिद्ध कर देगा तो न्यायालय की एक कानूनी प्रक्रिया है, जब वो संपन्न हो जाएगी तो उसी के तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुना सकता है। ऐसे किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 21 है। अगला ऑप्शन है 21A। यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में इसे शामिल किया गया। 21A, इसमें क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। और शिक्षा वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है और इसे मूल अधिकार घोषित कर दिया गया। अर्थात इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य रूप से उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा मिले और अनिवार्य रूप से उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये बात बताई गई आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 23, कल भी इसके बारे में पूछा गया था 23 के बारे में। तो इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। अर्थात किसी भी नागरिक का हमारे देश में शोषण न हो सके, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे प्रावधान संविधान में शामिल किए थे। तो आर्टिकल 21 में 3 बातें याद रखनी है, जैसा कि हम हर बार बताते हैं। एक है बेगार, दूसरा है बलात्श्रम और तीसरा है मानव दुर्व्यापार। अर्थात आर्टिकल 21 के तहत बेगार पर रोक लगाई गई है। बेगार क्या है, किसी से काम करवा लेना, पैसा ना देना, बेगार है। आर्टिकल 23 के तहत, अर्थात आर्टिकल 23 के तहत बेगार पर रोक लगाई गई है। 23 के तहत बलात्श्रम पर रोक लगाई गई है। बलात्श्रम क्या है, किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना ही बलात्श्रम है। मानव दुर्व्यापार क्या है, मनुष्यों की खरीद और बिक्री, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस पर भी रोक लगाई गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 23 के द्वारा, क्योंकि इससे मनुष्यों का शोषण होता है, तो इस पर रोक लगाई गई है। अगला आर्टिकल है 25, ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और क्या है, इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है, कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। और जिस धर्म को व्यक्ति अपनाएगा उस धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, या किसी भी धर्म को न मानने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है आर्टिकल 25 के तहत। तो हमारे यहाँ हमारा राष्ट्र पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और हमारे यहाँ सभी नागरिकों को समान धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। कल ये आर्टिकल पूछा गया था, आर्टिकल 37, तो इसको भी हमने आज ऑप्शन के माध्यम से डिस्कस करना उचित समझा। आर्टिकल 37 में बताया गया है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व ये वाद योग्य नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात राज्य अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता है या इनका उल्लंघन करता है तो राज्य के खिलाफ न्यायालय में केस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ये बात हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखी है, आर्टिकल 37 में लिखी है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 21A। अगला ऑप्शन है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया, राष्ट्रीय आय का आकलन किया, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। कब, 1866-67 में इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया। इन्होंने 1866-67 में बताया
कि हमारे देश में 20 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय है। और इनकी एक पुस्तक है जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने अंग्रेजों के बारे में बताया कि अंग्रेज कैसे भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, और इन्होंने एक सिद्धांत दिया, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादा भाई नौरोजी ने बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, ड्रेन वेल्थ थियरी दी, और इसमें इन्होंने बताया कि कैसे भारत के लोगों की मेहनत की कमाई, भारत से कैसे धन बाहर जा रहा है, ब्रिटेन में जा रहा है। इस बात को इन्होंने समझाया अपने इस सिद्धांत के माध्यम से, और इस पुस्तक को लिखा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और सबसे पहले राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया दादा भाई नौरोजी ने। इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। दूसरा ऑप्शन है आपका VKRV राव, ये भी एक अर्थशास्त्री थे भारत के। तो 1931-32 में इन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया, और सबसे पहले हमारे देश में वैज्ञानिक आधार पर अर्थात वैज्ञानिक तौर तरीकों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? VKRV राव ने किया। कब? 1931-32 में। तो इनको भी याद रखना है। अगला ऑप्शन है PC महालनोबिस। प्रत्येक ऑप्शन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन ऑप्शंस के माध्यम से हम आपको बहुत सी जानकारी डिलीवर करना चाहते हैं, इसलिए हम चुनिंदा ऑप्शन ही शामिल करते हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। तीसरा ऑप्शन है आपका PC महालनोबिस। तो आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आय समिति 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, और इस राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? PC महालनोबिस को, एक अर्थशास्त्री थे, इन्हें इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और इसी समिति ने भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया। और फिर इसके बाद 1951 में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या इसका नाम बदल कर दिया गया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसका गठन कब हुआ? 1951 में। तो 1951 से राष्ट्रीय आय का आकलन कौन कर रहा है? CSO। और इसका गठन कब हुआ? 1951 में। इससे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। एक क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि CSO किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। और हाल ही में आपके SSC GD में एक क्वेश्चन पूछा गया NSSO के बारे में, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यह है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इनको याद रखना है, इनका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो इसका गठन हुआ 1950 में। और भारत में गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े, गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने की जिम्मेदारी NSSO की थी। और वर्तमान की जो सरकार है, वर्तमान की जो भारत सरकार है, मोदी सरकार, इन्होंने क्या किया? CSO और NSSO को मिलाकर एक संस्था का गठन कर दिया। दोनों को मिलाकर एक संस्था बना दी, उसका नाम है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आकलन और राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्र करना और राष्ट्रीय आय का आंकड़े जारी करना ये NSO करता है, अर्थात ये दोनों संस्थाएं इसी में मर्ज कर दी गई। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में, यहां पर ये गलत लिख गया है, यहां पर लिख लेना है 1290 से 1320। दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 ईस्वी तक किस वंश ने शासन किया? तो सल्तनत काल, हमारे देश में जो मध्यकाल है, मध्यकाल 1206 से 1526 तक चलता है मध्यकाल। और इस मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल और मुगल काल।
ये जो सल्तनत काल है इसका जो अवधि है ये है 1206 से 1526 और मुगल काल की जो अवधि है मध्यकाल में 1526 से 1707। हालांकि मुगल वंश का भी समापन नहीं होता है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, ये बादशाह बने रहेंगे 1857 तक। लेकिन मुगल वंश का अध्ययन दो कालखंडों में किया जाता है, मध्यकाल में और आधुनिक काल में। तो 1707 के बाद जो मुगल वंश के शासक हैं उनका अध्ययन आधुनिक काल में किया जाता है। तो मध्यकाल, भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है इसे दो भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। इसे सल्तनत काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय 1206 से 1526 ईस्वी तक के जो शासक होते थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे और इनका जो राज्य होता था उसे सल्तनत कहा जाता था, इसलिए इसे सल्तनत काल कहते हैं। और 1526 से 1707 ईस्वी तक के जो शासक थे ये अपने आप को बादशाह कहते थे, इनके वंश का नाम मुगल वंश था, तो इसे मुगल वंश कहते हैं। तो ये जो सल्तनत काल है इसमें कई वंशों ने शासन किया। इनकी शुरुआत कब से हो जाती है? 1206 ईस्वी से। तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक भारत में शासन किया गुलाम वंश के शासकों ने, 1206 से 1290 ईस्वी में। और गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां कहा जाता था क्योंकि ये बड़े मधुर स्वर में कुरान का पाठ करता था। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय इसकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई। गुलाम वंश का संस्थापक था। वर्तमान के इतिहासकार इसे गुलाम वंश कहना उचित नहीं समझते हैं, इन्हें आधुनिक ममलूक शासक कहते हैं, ममलूक शासक। तो 1290 के बाद कौन सा वंश आया सल्तनत काल में? 1290 से 1320 तक भारत में खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। खिलजी वंश का भारत में संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। इसका उत्तराधिकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने 1320 ईस्वी तक शासन किया। और खिलजी वंश के बाद भारत में किसने शासन किया? तो खिलजी वंश के बाद भारत में तुगलक वंश ने शासन किया 1320 से 1414। तुगलक वंश ने शासन किया भारत में 1320 से 1414। और तुगलक वंश के बाद भारत में किसने शासन किया? सैयद वंश। 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक सैयद वंश ने शासन किया। और लोधी वंश ने कब से कब तक शासन किया? लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। और 1526 ईस्वी से मुगल वंश के लोग शासन करेंगे, जो अपने आप को सुल्तान नहीं कहेंगे, वो अपने आप को बादशाह कहेंगे। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था, खिज्र खान। और लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। और 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करके दिल्ली में सल्तनत काल का समापन कर देंगे और मुगल वंश की स्थापना कर देंगे 1526 ईस्वी में। तो सल्तनत काल यहीं से समाप्त हो जाता है और भारत में, उत्तर भारत में मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 ईस्वी तक किसने शासन किया? तो 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर भी कहा जाता था क्योंकि ये जफर के नाम से शायरियां लिखा करता था। और क्वेश्चन पूछा गया, बहादुर शाह द्वितीय या जफर को अंग्रेजों ने कहां निर्वासित किया, अर्थात कहां भेज दिया? तो इस बात को समझ लेते हैं। ये जो बहादुर शाह द्वितीय हैं, इनके बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर थे। इनका कार्यकाल क्या है? ये 1837 से 1857 तक मुगल बादशाह रहे। अर्थात ये ऐसे मुगल बादशाह थे जिनकी शक्तियां पूरी अंग्रेजों में निहित हो गई थी। ये नाम के केवल बादशाह थे। दिल्ली के लाल किला तक ही ये केवल सीमित थे, वहीं पर रहते थे और वहीं तक का इनका क्षेत्राधिकार था। बाकी दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था अंग्रेजों ने, पूरे भारत में नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नाम के केवल बादशाह थे, इन्हें पेंशन मिलती थी। और ये पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का जो लाल किला है, यहां पर मुगल वंश के बादशाह दिल्ली के लाल किला से ही सत्ता को संभालने लगे। तो बहादुर शाह द्वितीय कहां रहा करता था? तो बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली के लाल किला में रहा करता था। जो मुगल बादशाह होते थे वो दिल्ली के लाल किला में ही सामान्यतया रहा करते थे, वहीं से सत्ता को संभाला करते थे। और तो मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या जफर दिल्ली के लाल किला में रहा करता था। लेकिन 1857 का
जब विद्रोह शुरू हुआ तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में जो छावनी थी वहां के भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, क्योंकि भारतीय सैनिकों से तात्कालिक कारण यह था 1857 के विद्रोह का, क्योंकि भारतीय सैनिकों से कहा जा रहा था कि तुम्हें चर्बी वाले कारतूस यूज करने हैं, और चर्बी वाले कारतूसों की खासियत यह थी कि उन्हें पहले मुंह से काटना होता था और फिर इनफील्ड राइफलों में भरना होता था। तो चर्बी वाले जो कारतूस थे, उसका नाम ही है चर्बी वाले कारतूस, तो उसमें गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसके कारण हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को मानने वाले जो भारतीय सैनिक थे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। अतः मेरठ में जो भारतीय सैनिक थे छावनी में, उन्होंने विद्रोह कर दिया, और वो विद्रोह करने के बाद मेरठ में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। फिर वो दिल्ली के लिए कूच कर दिए और 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और 12 मई को ये दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। क्रांतिकारी अर्थात अंग्रेजों को दिल्ली में पराजित करके दिल्ली में अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं 1857 के मेरठ के भारतीय सैनिक। और 12 मई को जब ये दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो इन हजारों क्रांतिकारियों ने, सैकड़ों क्रांतिकारियों ने सोचा कि हमारे इस क्रांति का नेतृत्व करने वाला एक इंसान होना चाहिए, एक नेतृत्वकर्ता भी तो हो। तो उन क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह द्वितीय को, जो मुगल बादशाह थे, इनको अपना नेता बनाना उचित समझा, और इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय या जफर से कहा कि आप हमारे नेता बन जाए, हमने दिल्ली में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। बहादुर शाह द्वितीय इनके नेता बन जाते हैं और नेतृत्व करने लगते हैं इस क्रांति का। लगभग 3 महीने तक दिल्ली पर क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहता है, और फिर अंग्रेज सेना आती है और उन्होंने इन क्रांतिकारियों का दमन किया और दिल्ली पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया। जब दिल्ली पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर बुजुर्ग हो चुके थे और ये भग के चले गए। दिल्ली में ही है हुमायूं का मकबरा, वहां पर ये छुप गए, और अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने हुमायूं के मकबरा से इनको गिरफ्तार किया, बहादुर शाह द्वितीय को। तो ये रहते कहां थे? दिल्ली के लाल किला में। इन्हें गिरफ्तार कहां से किया गया? 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, यहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। रंगून कहां है? रंगून बर्मा में है। बर्मा को वर्तमान में म्यांमार कहते हैं। तो इन्हें इतनी दूर भेज दिया गया बहादुर शाह द्वितीय को, ताकि ये यहाँ के स्थानीय लोगों से मिल न सकें, कहीं ऐसा न हो दोबारा यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ये किसी क्रांति को फिर अंजाम दे दें और उसका नेतृत्व करने लगे। इसीलिए अंग्रेज क्या करते थे, जो कोई बड़ा नेता होता था उसे इतनी दूर भेज देते थे ताकि वो अपनी जनता का समर्थन पाके फिर से कोई अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह न कर सके। इसीलिए बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने म्यांमार अर्थात बर्मा में निर्वासित कर दिया। बिठूर, ये कानपुर में है बिठूर। तो अंतिम मराठा पेशवा थे, उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ये अंतिम मराठा पेशवा थे, और अंग्रेजों ने मराठा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए 3 युद्ध संचालित किए। जो अंतिम और तीसरा युद्ध था ये 1817 से 1818 तक चला। इसमें अंग्रेजों ने मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा मराठा सरदारों को पराजित किया, और पूना की संधि के तहत मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर निर्वासित कर दिया। अब आपको समझना है, ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर महाराष्ट्र अर्थात मराठा राज्य है, ये यहाँ के शासक थे बाजीराव द्वितीय, और इन्हें उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर में इन्हें इतनी दूर भेज दिया जाता है बाजीराव द्वितीय को। ऐसा अंग्रेज इसलिए करते थे कि कहीं ऐसा ना हो बाजीराव द्वितीय को, ये पेशवा हैं, मराठा राज्य के शासक हैं, इन्हें पराजित करके मराठा राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया है, कहीं ऐसा ना हो बाजीराव द्वितीय अपने देश के, अपने मराठा राज्य की जनता के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह न कर दें। इसलिए अंग्रेज क्या करते थे, किसी बड़े नेता को उस क्षेत्र से बहुत दूर भेज देते थे। तो बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहां निर्वासित किया? बिठूर निर्वासित किया। यही जो बाजीराव द्वितीय हैं, इन्हीं के दत्तक पुत्र का नाम है नाना साहब, जो 1857 की क्रांति का कानपुर से नेतृत्व करेंगे। क्यों नेतृत्व करेंगे? क्योंकि नाना साहब के जो पिताजी थे बाजीराव द्वितीय, उनके मराठा राज्य को अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, और नाना साहब की पेंशन भी खत्म कर दी थी। इसलिए नाना साहब और उनके सहयोगी तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का विद्रोह कानपुर से किया था। अगला ऑप्शन है कलकत्ता। तो अवध के जो अंतिम नवाब थे, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह,
वाजिद अली शाह। तो अवध को अंग्रेजों ने 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अब हमारे देश के जितने भी राजा महाराजा थे उनके राज्यों को ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्य में मिला रही थी। इसी दौरान वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे, अंतिम नवाब थे, तो अवध को अंग्रेजों ने 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और अवध की राजधानी लखनऊ थी, जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं। और 1856 में जब कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो इसके पश्चात अंग्रेजों ने क्या किया, अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। तो वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। अवध ये वाला क्षेत्र इन्हें काफी दूर कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश से इन्हें कहां भेज दिया, पश्चिम बंगाल में भेज दिया। अवध के क्षेत्र के शासक थे, लखनऊ इनकी राजधानी थी, लखनऊ से इन्हें कलकत्ता भेज दिया। इतनी दूर क्यों भेजा, क्योंकि वाजिद अली शाह ये अवध के नवाब थे और कहीं ऐसा ना हो कि वाजिद अली शाह लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह न कर दें, इसलिए इन्हें यहाँ की जनता से संपर्क समाप्त करने के लिए इतनी दूर भेज दिया गया। 1856 में वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा रंगून, जो म्यांमार में है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है। आपका जो पहला ऑप्शन है 21 वर्ष। तो 21 वर्ष के बारे में समझ लेते हैं। हमारे यहां जो पंचायतें हैं उनके 3 स्तर हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत या मध्य पंचायत या क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष। क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए, क्षेत्र पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष। जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 21 वर्ष। और दूसरा इसमें नगर निकाय, जो नगर निकाय हैं ये भी 3 प्रकार के हैं। सबसे निचले स्तर पर नगर पंचायत, फिर इसके बाद मध्य स्तर पर नगर पालिका परिषद, और सबसे उच्च स्तर पर नगर निगम। तो नगर पंचायत का सदस्य और अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, नगर पालिका का सदस्य और अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, नगर निगम का अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष। तो ये याद रखना है। 25 वर्ष किसकी न्यूनतम आयु है, लोकसभा तथा विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 30 वर्ष किसकी है, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जल्लीकट्टू ये एक प्रकार का त्योहार है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कर्नाटक। कल भी बताया था इसके बारे में, आज ही क्वेश्चन पूछ लिया गया। जल्लीकट्टू के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, आज क्वेश्चन पूछा गया। कर्नाटक, यहां पर कर्नाटक में कंबाला कर्नाटक का है, और इसमें क्या होता है, कंबाला क्या है, भैंसा दौड़ है, भैंसा दौड़ कंबाला कर्नाटक का। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है, और इसके तहत क्या किया जाता है, तो इसमें बैलों को इंसानों से लड़ाया जाता है, अर्थात इंसान लड़ता है बैलों से। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू कई बार सुप्रीम कोर्ट इसे प्रतिबंधित कर चुका है, 2014 से शायद ये प्रतिबंधित है जल्लीकट्टू। महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काला घोड़ा महोत्सव, जीडी में काला घोड़ा महोत्सव पूछा गया है। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र में। और मणिपुर में संगाई महोत्सव, संगाई मणिपुर का
राजकीय पशु है, इसे डांसिंग डियर कहते हैं, ये एक प्रकार का हिरन है। तो इसके लिए यहां पर महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। तो इसमें जल्लीकट्टू कहां का है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा महासागर एस आकार का है? तो इसे समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा, सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर प्रशांत महासागर। कल या परसों यहां से क्वेश्चन पूछा गया सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा या गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर में एक गर्त है जिसका नाम है मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त यह दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, लगभग 11,000 मीटर से ज्यादा इसकी गहराई है। फिलीपींस के पास है मेरियाना गर्त। दुनिया का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। और दुनिया में सबसे ज्यादा द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर अटलांटिक महासागर, अंग्रेजी के एस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर। सबसे व्यस्त महासागर, सबसे ज्यादा व्यस्त महासागर, ये सब फैक्ट पूछे जा चुके हैं, प्रशांत महासागर। और एक क्वेश्चन पूछा गया था परसों या नरसों वाले पेपर में कि पनामा नहर किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर में है प्रशांत पनामा नहर। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर हिंद महासागर। और एसएससी जीडी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्यूर्टो रिको की खाई किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और गहरा महासागर हिंद महासागर। दुनिया का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर। और सुंडा गर्त किस महासागर में? कई बार पूछा गया है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में है। आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर सागर आर्कटिक महासागर। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अटलांटिक। अगला क्वेश्चन है किसने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार किसने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, यहां पर लिखना है फिल्म सिनेमा। इसका नाम क्या है सिनेमा बाजार का? फिल्म सिनेमा। तो किसने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार, इस सिनेमा बाजार का नाम क्या है? फिल्म बाजार। इसका उद्घाटन गोवा में किसने किया? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सिनेमा बाजार कहां पर बन चुका है? गोवा में बन चुका है। इस सिनेमा बाजार का नाम क्या है? फिल्म बाजार। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो पहला ऑप्शन है अमित शाह। ये क्या है? गृह और सहकारिता मंत्री हैं, गृह और सहकारिता मंत्री, गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय भी इनके पास है। मोदी, नरेंद्र मोदी, ये देश के प्रधानमंत्री हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष हैं और इसी की निदेशक बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुराग ठाकुर ये सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है इनके पास। खेल एवं युवा मामलों का मंत्रालय भी इनके पास है, अनुराग ठाकुर के पास। और इन्होंने ही क्या किया? इसका उद्घाटन किया। तो यही इसका आंसर हो जाए। आशा पारेख 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे मिला? दादा साहब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को मिला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसे भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आशा पारेख को मिला। अगला क्वेश्चन है कोली नृत्य किस राज्य का है? तो फिर महाराष्ट्र से क्वेश्चन पूछा गया। कोली नृत्य, कोली महाराष्ट्र की एक जनजाति है। कोली समुदाय के लोग कहां पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। तो ये महाराष्ट्र की इसी समुदाय के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कोली नृत्य कहते हैं, महाराष्ट्र का है। और काला घोड़ा महोत्सव ये भी महाराष्ट्र का है। लावड़ी, तमाशा ये सभी महाराष्ट्र के हैं। गुजरात में गरबा, डांडिया रास ये गुजरात के नृत्य हैं। छत्तीसगढ़ पिंडवानी नृत्य, कर्नाटक यक्षगान, तो याद रखना है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल पहला ऑप्शन है 11। तो क्रिकेट के एक टीम में, क्रिकेट के प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी, फुटबॉल की प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी, ये भी याद होना चाहिए। वॉलीबॉल
वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। और यूपी पेट में क्वेश्चन पूछा गया, वॉलीबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी। और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल, तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। ये दोनों पूछे गए हैं पेपर में, खूब इनको याद रखना है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? तो विनय मोहन क्वात्रा यही विदेश सचिव हैं। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर अय्यर, कल इनसे क्वेश्चन पूछा गया। ये नीति आयोग के सीईओ हैं। नीति आयोग के सीईओ। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। इसके सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। ये क्या है? एक थिंक टैंक है। माधवीपुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में इसका गठन हुआ। 1992 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। हमारे देश के जितने भी शेयर मार्केट हैं उन सबको कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम किसका है? सेबी का। अजय कुमार कौन है? ये रक्षा सचिव है। भारत के रक्षा सचिव अजय कुमार है। राजीव गौबा ये कैबिनेट सचिव हैं। भारत का सबसे बड़ा सिविल ऑफिसर, कैबिनेट सचिव। तो विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। मनरेगा से क्वेश्चन पूछा गया। मनरेगा को कौन सा मंत्रालय संचालित करता है? तो मनरेगा एक्ट 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 से इसे आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लागू किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। तो ये गारंटी दी जाती है, कानूनन गारंटी दी जाती है हमारे देश के नागरिकों को उनके रोजगार के लिए। 100 दिन का अकुशल रोजगार मिलता है इसमें। कृषि मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र सिंह तोमर, ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय ये गिरिराज सिंह के पास है। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के पास है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मनरेगा को कौन सा मंत्रालय संचालित करता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय यही मनरेगा को संचालित करता है। मनरेगा को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो समझ लेते हैं इसे। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मैक्सिको से। और हरित क्रांति नामक शब्द किसने दिया? विलियम गॉड ने। और विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, किस देश से हैं? ये अमेरिका से हैं। इन्होंने काम कहां किया इस संबंध में? मैक्सिको में। और भारत में हमें हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से? 1966-67 में हुई। इस दौरान योजना अवकाश चल रहा था, तो इस दौरान भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस राज्य को मिला? पंजाब को। फिर इसके बाद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला। सबसे ज्यादा लाभ किस फसल को मिला? तो सबसे ज्यादा लाभ गेहूं को मिला, फिर चावल को मिला। गेहूं, चावल, इन फसलों को सर्वाधिक लाभ मिला। कई गुना इनका उत्पादन बढ़ गया। भारत इनके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया, निर्यात भी करने लगा। हरित क्रांति में किया गया, उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक, इनके प्रयोग के लिए किसानों को जागरूक किया गया। अर्थात उन्नत किस्म के बीज प्रयोग किए गए, खाद प्रयोग की गई, कीटनाशक प्रयोग किए गए, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, कृषि का आधुनिकीकरण किया गया, मशीनीकरण किया गया, जिसके तहत उत्पादन कई गुना बढ़ा। इसे ही हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात रफली इसे ही भारत की राष्ट्रीय आय कह सकते हैं। तो जीडीपी क्या है? ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर, किसी देश की, मान लिया ये कोई देश है, इसकी भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित
कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। किसी एक देश के सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का और सेवाओं का, उनका जो कुल मौद्रिक मूल्य है वही क्या है, जीडीपी है। अगर जीडीपी में से मूल्यह्रास घटा दिया जाए, जीडीपी से अगर मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और जीएनपी क्या है, जीएनपी ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर जीडीपी से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए, अगर जीडीपी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ दिया जाए तो वो जीएनपी कहलाएगा। अर्थात किसी देश की भौगोलिक सीमा में जो भी आय अर्जित हो रही, जो भी इनकम हो रही, वो उसकी जीडीपी है। उस देश की भौगोलिक सीमा में उस देश के नागरिक भी उत्पादन कर रहे वस्तुओं और सेवाओं का, और कुछ विदेशी भी हो सकते हैं। तो अगर उस देश की जीडीपी में से विदेशियों के द्वारा उस देश में अर्जित आय को घटा दें तथा उस देश के जो नागरिक दूसरे देशों में काम कर रहे हैं उनकी आय को जोड़ दें, तो इसे ही विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीएनपी में से अगर जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाएगा। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट को ही कारक आय अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कास्ट पर राष्ट्रीय आय कहलाती है। तो इसे हमने संक्षिप्त में समझ लिया है, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे किसी दिन अच्छे से समझ लेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हमें जितने भी क्वेश्चन मिले थे फर्स्ट शिफ्ट के उनको हमने डिस्कस कर लिया है। और मेरी एक कोशिश रहती है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए जा सकें, तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। और मेरे पिछले वीडियो भी बार बार देखें, आपको लगभग आधे से ज़्यादा पेपर मेरे इन्हीं 20-25 वीडियो से मिल जाएगा। आप देख के और पेपर फिर देने जाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।